पहले बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के इंडेक्स क्वेश्चन में मैंने लाइव सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। आज आपका स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 और 9 से लेकर के 13 तक का जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। अक्सर इन्हीं में से 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है 9 से लेकर 13 तक। आप इनको समझ लीजिए, आपके हाईलाइट है पहले से 9, 10, 11, 12 और 13। इससे आगे वाले भी और इससे पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट तो वो भी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। जितने बार न्यूमेरिकल है सारे डिपेंड करेंगे उसके एक्सप्रेशन पे, उसके फॉर्मूले पे। अगर वो आपको पता है तो उसके सारे आंसर भी पता होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 9 की थ्योरी पढ़ रहा हूँ। थ्योरी में दे रहा है ये, let the resistance of an electrical component remains constant। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across two ends, दो एंड है, एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है। प्यारे बच्चों इनमें ना जब वो बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ये पहला एंड मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ अपनी तरफ से और इसको बोल दे रहा हूँ बी, आपको समझाने के लिए। ए और बी दो एंड है उसके, उन दोनों एंड्स में कंपोनेंट डिक्रीजेस। अब ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। बात कर रहा है हमसे वो डिक्रीजेस, डिक्रीजेस और कितना घट रहा है बच्चों, डिक्रीजेस टू हाफ। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका आधा हो रहा है। व्हाट चेंज विल ऑकर इन करंट थ्रू इट। हमसे पूछा गया उसने बेटा करंट में क्या चेंज आएगा, चेंज इन करंट। सवाल हमारे पास ये पूरा हो जाता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन हमने क्या किया, उन दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि एक एंड और ये दूसरा एंड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, अक्रॉस करेगा। क्यों करेगा कि वो हाई वोल्टेज से लो या लो से हाई करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका घट रहा है बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो उसके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल सा सवाल है। अब थ्योरी बड़ी सी दी गई है और जब तक हम इसको एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये चीजें रटने की नहीं होती, हम याद नहीं कर सकते इनको। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या यूज करना है, करंट आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे बच्चों वी होता है, और जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या होता है, आर होता है। आर वी और आई इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमने आपको समझाया था, V इक्वल्स टू आई आर, और ये होता है ओम्स लॉ। जॉर्ज सैमन ओम ने ये लॉ दिया था, V इक्वल्स टू आई आर, इस लॉ का एक्सप्रेशन निकल के आया था। बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस के वो कांस्टेंट होने की बात कर रहा है। चलिए मैं इसको प्रॉपर सॉल्यूशन करता हूँ। हियर वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। ये पहले बच्चों कहां से आया, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब आप समझना ध्यान से, यहाँ पे ये दिया गया है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर को V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, V अपॉन आर इक्वल्स टू आई। पहले बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा विच मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, एंड ये जो है बच्चों इसको मैं क्या बोलूंगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। देखो ये R अपॉन में है, इक्वल का जो साइन है बच्चों ये साइन यहाँ से हट जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट लग जाएगा। ये फिजिक्स में हमने आपको बहुत बार समझा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, R जो है वो I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। बट सवाल हमारा ये था यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। जितने भी केसेस आएंगे उन सारे केसेस में रेजिस्टेंस आपका कोई इफेक्ट नहीं करेगा।
चलिए, रेजिस्टेंस अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो इफेक्ट कौन करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया, आप समझिए इस चीज को। इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है बेटा? सिंस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट इन बोथ द केस, तो रेजिस्टेंस का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। एंड अगली कंडीशन कह रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है टू हाफ। डिक्रीजेस टू हाफ। इसका मीनिंग जानते हो? पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है बेटा, पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? V1 या V डैश। V1 इक्वल टू, प्यारे बच्चों, पुराने वाले का कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आप समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है। किसका हाफ हो रहा है? पहले V था तो अब A हो जाएगा इसका। अब आप समझिए, ये जो नया है इसका, ये V1 पुराने वाले का हाफ हो गया, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। ये भी आपको, अगर आप चाहते ना तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सब लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं होता। समझ गए? एंड सिंस B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसका मीनिंग होता है बच्चों, करंट के बढ़ने पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पे करंट बढ़ेगा। अगर करंट आपका डिक्रीज करेगा तो पीडी डिक्रीज करेगा, और पीडी डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है? एंड सिंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, देयरफॉर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। बेटा इसका मतलब ये भी होता है, V का I तो I का V। Hence current will also be decreases to half। ये बात आपको समझ आ गई होगी। थ्योरी मैंने क्यों लिख दिया? बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वैसे तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। अब अगर ये आधा हो गया तो 100% I भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब ही वो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम B बोलते हैं, करंट जिसको हम I बोलते हैं। बात कर रहा है क्वेश्चन में कि ये घट रहा है, कितना घट रहा है? हाफ हो रहा है। जब ये हाफ हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। आपको समझ में आ गया ना? ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर मैंने लिखा है इस पे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Wire coils of electric resistor and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। सवाल ये बनता है बेटा हमारे पास कि जो जिसका एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये जो होता है ना, अब इनमें से आप इसको बहुत कम जानते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन जिसको आप जानते हो, प्रेस करते हैं इससे, इसमें जो वायर होता है जो गर्म करता है। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जिस पे खाना बनता है वो हीटर, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, वो भी किसकी बनी होती है? वो भी बच्चा अलॉय की बनी होती है। बेटा अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है मिक्सचर। किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। बच्चों ये रहता है जो मिक्सचर है वो किसका? मेटल और मेटल का, या मेटल और नॉन मेटल का, अलॉय। और ध्यान दीजिए मेरी बात पे, रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन ये प्योर मेटल के बने हुए नहीं होते। सवाल हमारा ये है, ये प्योर मेटल के बने हुए नहीं होते। किसके बने हुए होते हैं? ये अलॉय के बने हुए होते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, आपको समझाता हूँ। अलॉय, इनमें बहुत सारी मेटल हो सकती है। बच्चों जरा ध्यान देना है,
जो अलॉय होगा, कोई भी अलॉय, उस अलॉय की बेटा जो रेजिस्टिविटी होगी, रो जिसको बोलते हैं, वो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। और इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, करंट उसके अंदर जितना भी फ्लो करेगा तो उसमें झेलने की क्षमता होगी। इवन मान लीजिए वो बर्न नहीं करेगा, इजीली वो जलेगा नहीं, स्प्लिट नहीं होगा। आप देखते होंगे हीटर में कभी कभी स्प्रिंग टूट भी जाती है, वो बहुत लाल पड़ जाते हैं ना, स्प्रिंग टूट जाती है, सडनली टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, वो लो क्वालिटी का उसमें लगा हुआ होगा। नाइक्रोम, नाइक्रोम एक ऐसा अलॉय है बच्चों जिसमें 4 निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये 4 मेटल होती हैं। 4 मेटल की रेजिस्टिविटी इकट्ठी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। सवाल हमारा था, उसका आंसर है कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज टंगस्टन एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ नाइक्रोम, जिसको अलॉय बोलते हैं। ये सब इकट्ठा कर दिया। अब एंड वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय हायर देन एज कंपेयर टू सिंगल मेटल। बेटा यहाँ पे ये अलॉय है, इसके साथ में Ni, Cr, Mn और Fe, ये 4 मेटल है। अब इनमें से बच्चों आप कोई एक मेटल ले लीजिए, एक सिंगल मेटल, उस सिंगल मेटल की रेजिस्टिविटी और इस अलॉय की रेजिस्टिविटी में कंपेयर करिए, किसकी ज्यादा होगी, अलॉय की। और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो क्या करता है, वो जो करंट उसके अंदर जा रहा है उस करंट को वो रोकता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, क्योंकि करंट को अपोज करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक आयरन हो या टंगस्टन हो, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें अगर लो क्वालिटी का वायर रहा, या मान लीजिए जिसका बच्चों रेजिस्टिविटी कम रहा, वो वाला वायर रहा, प्योर मेटल रहा, तो वो उसके गर्म होने पर बीच में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करते। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न एट हाई टेम्परेचर इजीली। बच्चों ये क्या है, इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इजीली बर्न नहीं करते हैं। आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कह रहा है वो सवाल में, यूज द डेटा इन टेबल टू आंसर द फॉलोइंग। बच्चों वहां पे वो डेटा की बात कर रहा है, यूज द डेटा, किसका डेटा, रेजिस्टिविटी का डेटा। उसको आपको यार मतलब देखना है, टेबल देखने के बाद में उसका आंसर निकालना है। अब समझिए ध्यान से, विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। सवाल बेटा समझ लीजिए, पहला सवाल, इसका जो आंसर है ना वो पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आयरन की बात कर रहा है बच्चों और मरकरी की बात कर रहा है। इन दोनों मेटल में अपन को बताना है कौन बेटर कंडक्टर है। बच्चों आयरन और मरकरी, इनका डाटा, इनकी जो टेबल है एनसीईआरटी बुक में बनी है उसको देख करके बताना है। चलिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, वो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल होता है जो बेस्ट कंडक्टर होता है, तो आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज द गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम ऑल्सो गुड कंडक्टर। सिल्वर बेस्ट क्यों है, उसका जवाब अभी निकालते हैं यहाँ पे हम इस टेबल से। बच्चों ये आयरन है, इसकी मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टिविटी, आयरन की रेजिस्टिविटी और मरकरी की रेजिस्टिविटी, इन दोनों में अंतर है। जो मरकरी की रेजिस्टिविटी है वो कितनी होती है, 94.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और जो आपका आयरन है, आयरन की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁸ ओम मीटर। एक आपका आयरन और दूसरा आपका बेटा मरकरी, इन दोनों की मैंने यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख दी आपके सामने। इनमें से आयरन की रेजिस्टिविटी देखिए और मरकरी की रेजिस्टिविटी देखिए, ठीक है। ये 10⁻⁸ ओम मीटर, ये भी 10⁻⁸ ओम मीटर। मरकरी की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, आयरन की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। ये टेबल आपने देखी। अब अगला सवाल आ रहा है सिल्वर का।
तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये ओम मीटर क्या है? ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, ये बच्चों रेजिस्टिविटी का यूनिट है। इस चीज से हमें आंसर निकालना है इस 11 नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था? अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी विच इज बेटर कंडक्टर। आंसर क्या होगा बच्चों? आयरन। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? बिकॉज हमें दिखाएंगे बेटा, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ iron is 10 into 10⁻⁻8 ohm meter, which is lower than resistivity of mercury 94.0 into 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, अब ये जरा समझ लीजिए, ये तो रटने वाली बात होगी सर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो पुअर कंडक्टर होगा। ऐसा क्यों होगा? समझिए बच्चों, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है RA/L। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? R होगा ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा। अब देखो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों टू अपोज द करंट, मतलब करंट को रोकना, करंट को डिस्टर्ब करना। अगर करंट आसानी से फ्लो कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर देना, और जब डिस्टर्ब करा जाएगा करंट तो क्या होगा? कम फ्लो करेगा। तो ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जो डिस्टर्बेंस का काम हो। इसलिए रेजिस्टेंस जिसके ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, बहुत डिस्टर्ब करेगा उसको। रेजिस्टेंस जिसके ज्यादा, रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा, तो करंट उसमें कम जाएगा, मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का क्या मतलब होता है? गुड कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर करंट आसानी से फ्लो कर जाए, और बैड कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाए। इट मींस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से यहाँ पे मतलब निकल के आता है, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा। बात समझ गए होंगे आप? तो ये इसका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, आयरन। आंसर तो आयरन हो गया बिकॉज मैंने यहाँ लिख दिया। बच्चों सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है? सवाल कर रहा हमारा विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। एकदम आप बोलेंगे सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। अब क्यों? बिकॉज मैं तो लिख दे रहा हूं, आपको कैसे लिखना आप समझ लेना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में, आपको बात शॉर्ट नहीं चलाना है वरना आपका शॉर्ट हो जाएगा। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर is 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter, which is least। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है बेटा? सिल्वर की। और जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी उसमें करंट सबसे ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा। यही बात समझ गए होंगे आप लोग। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा देखो, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में ये ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट। बात करें डायग्राम, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट consisting of a battery of 3 cells
ऑफ 2 वोल्ट ईच। ध्यान रखना 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम आपको बनाना है। वो डायग्राम कितनी बैटरी कंसिस्ट कर रहा है? 3। एक बैटरी की पोटेंशियल कितनी है? 2 वोल्ट। 3 की कितनी हो गई? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। आगे बढ़ता हूं। अब 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर। और क्या बच्चों उसमें? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। ये क्या है प्यारे बच्चों? उसके रजिस्टर है। जो रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं उसको ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? वो रजिस्टर है 3। एंड अ प्लग की, एंड अ प्लग की, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सवाल है हमारा, ऑल आर कनेक्टेड समझिए, अगर ठंडे दिमाग से समझिए। 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये 3 रजिस्टर, एक प्लग की। ये सारे के सारे किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। चलिए, अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो आगे इसके जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? बेटा एक बात को ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कभी कभी देख लेते हैं इसको कि डायग्राम हमने एक बुक में बना हुआ देखा, ध्यान से समझना आप। ये क्या होगी मेरे बच्चों? प्लग की। अब ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है? ये जो सर्किट मैंने बनवाए थे उसमें फिगर बताया है। अगर ये पॉइंट रख दिया हमने तो ये है आपकी प्लग की हो गई क्लोज। क्लोज का मतलब इसमें कनेक्टिविटी हो गई, नहीं तो सर्किट अलग अलग है ना, ये अलग है अलग। और जब इतनी दूर सर्किट रहेगा इसका करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, और इनके बीच में जब ये मान लीजिए ये की आ गई, ये जो है ना मेरा मार्कर, ये अगर की इसके बीच में आ गई तो जान लीजिएगा इसका करंट इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये आपकी क्लोज। अब क्लोज का मतलब एक बंद करना भी होता है, ये बंद नहीं करती है। इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज का मतलब होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना। यहां पे बंद करने का मतलब होता है ऑफ करना। बटन ऑफ कर दो, चटकनी ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, वो ऑफ का मतलब होता है बंद। या क्लोज का मतलब बंद नहीं होता है, या क्लोज का मतलब होता है कनेक्ट करना उसको। चलिए, ये आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो रजिस्टर है, कुछ बुक्स में आप देखेंगे रजिस्टर नीचे की लाइन में लगे हुए होंगे, कुछ में आप देखिएगा रजिस्टर ऊपर की लाइन में लगे हुए होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे नीचे की लाइन में लगा दो चाहे ऊपर की लाइन में लगा दो। इस तरह का जो डायग्राम बनेगा बच्चों वो सारे के सारे किसमें होंगे? सीरीज में। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, एक तो बच्चा बच्चों एक बात समझिए आप यहाँ पे, ये मैंने बोला आपका 2 वोल्ट, तो छोटा कर दिया, बड़ा कर देता हूँ उसको। ये बोला 2 वोल्ट, ये फिर से बोला 2 वोल्ट। 3 सेल्स की बेटा, एक सेल 2 वोल्ट, दूसरा सेल 2 वोल्ट, तीसरा सेल भी 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। बच्चों 3 तो बैटरी हो गई। अब 3 आपको रजिस्टर भी लेने हैं। अगर बैटरी आपने यहाँ पे ली है मतलब वोल्टेज में, तो रजिस्टर आप ऊपर लीजिए, और ये तीनों अगर आप ऊपर लेते हैं तो रजिस्टर कहाँ लेते हैं? नीचे। अब इनके लिए बच्चों क्या करते हैं? बेटे 5 ओम, और ये अगला 8 ओम, और अगला 12 ओम। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या था? ये बनाना है इसमें और ये बनाना है एक प्लग की, और सारे के सारे इसमें कनेक्ट करना है सीरीज में। तो ये सीरीज में बेटा कनेक्ट भी हो गया है ना,
इस सीरीज में क्या हो गया, कनेक्ट भी हो गया। अब एक बात आप समझिए, जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा वो कैसे कर रहा होगा, इधर से ये फ्लो करके जाना होगा। अगर बच्चों आप इसमें वोल्टेज मतलब V या A बोले तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों डिवाइस भी लगाते कि हमें रीडिंग पता करनी है, जैसे घरों में अक्सर हमारे में होता है। जो समर लगी होगी उसका जो बोर्ड देखा होगा आपने, उसमें मीटर होता है, उसमें दो होते हैं, एक पे V बना होता है, एक पे A बना होता है। एक वोल्टेज को दिखाता है और एक एम्पियर को दिखाता है, मतलब करंट को दिखाता है। वो दोनों अगर हम इसमें कनेक्ट करते हैं ना, जो अगला क्वेश्चन है 12 के बाद 13 क्वेश्चन है, उसकी हम बात करेंगे, उसमें दिया है। ये आपको ऐसा बनाना है। क्यों बनाना है ऐसा? चार्ज की डायरेक्शन बेटा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों, वो होती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव होती है। और करंट की डायरेक्शन कई बार आपको पढ़ाया मैंने, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगले सवाल में इसका हम जिक्र करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 वो भी हमारा ना 12 पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग 13 की बात करी जा रही है। मैं उससे एक बार पढ़ देता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, उसमें क्या कह रहा है ये हमसे? उसमें बोल रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 वाला ये बना हुआ था, इसको रीड्रॉ करना है। पुटिंग एन अमीटर to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? अब देखो कितना अच्छा सवाल कर रहा है। इसी क्वेश्चन नंबर 12 के डायग्राम को रीड्रॉ करिए। उसमें एक अमीटर लगाइए, एक वोल्ट मीटर लगाइए। अमीटर टू मेजर द करंट, और ये बच्चों टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अमीटर भी लगाना है, वोल्ट मीटर भी लगाना है, और इसकी रीडिंग भी बतानी है। रीडिंग से क्या मतलब है? रीडिंग से मतलब है प्यारे बच्चों, आर बताना है, टोटल रेजिस्टेंस, करंट बताना है, और रीडिंग की जब वो बात कर रहा है ना हमसे, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में निकालना है? तो सवाल में हम जिस पर लगाएंगे उसके अक्रॉस में निकालना है। सवाल में बोल रहा है 12 ओम पे लगाइए वोल्ट मीटर में। फिर पढ़ता हूं एक बार, ये बोल रहा है a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor, across 12 ohm resistor। बच्चों जो वोल्टमीटर लगेगा किस पर लगेगा? 12 ओम रेजिस्टर पर लगेगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालेंगे, इवन मान लीजिए आप 12 ओम के साथ में, 12 ओम के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? और सर ये बात तो ऐसा करना, ये तीनों मिला करके इनमें जा रहा है, ये तीनों इकट्ठा। अब अकेले वो 12 ओम की बात कर रहा है, 12 ओम के साथ कितना कर रहा है वो अपन को निकालना है बच्चों। तो क्या इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। पहली बात ध्यान से समझना, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि चीजें बढ़ गई इसमें। बच्चों हमसे बोला क्या उन्होंने? अमीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किस पे? 12 ओम रेजिस्टर पे। अमीटर आप ऊपर नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर ऊपर कर दीजिए। अब देखो ये जो लाइन है ये वाली, यहां से मैं लूंगा इनके बीच में से, और यहां तक ये होगा बच्चों। यहां पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्किट बनाऊंगा, उसके अंदर V लिख दूंगा। V बोले तो वोल्ट मीटर, V से मतलब वोल्ट मीटर, समझ गए बात को? अब इसका जो चार्ज रहेगा बच्चों को फॉलो करेगा इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, वोल्ट मीटर।
क्यों? मुझे अमीटर लेना है, अमीटर टू मेजर द करंट, तो अक्सर वो प्लग बी के आसपास रखना होता है बेटा डायग्राम में। और यहां कर दूंगा ए, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी बताया था मैंने, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ गया? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव यहां रखा तो आपको जो एरो बदलने पड़ेंगे, फिर क्या करोगे आप? यहाँ पॉजिटिव करोगे, यहाँ नेगेटिव, तो ये जो साइन ऐसे हो रहा है नीचे, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कब? जब पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। क्यों? करंट कभी भी ऐसे फ्लो नहीं करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो करता है आपका करंट। तो आप डायग्राम बनाना सीखिए। इधर जब नेगेटिव था बच्चों, यहाँ पॉजिटिव था, तो फिर ये नहीं होगा सिंबल, ये होगा इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर गया इधर गया इधर गया। और इसीलिए इसके लिए जब करंट में पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। क्यों? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चलिए डायग्राम तो अपन का बन गया, ठीक। अब ये नीचे होता है, ये चीज ऊपर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 ओम पर ही आप इसको 12 ओम पर आप ऐसे बना देते, आप फिर समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए ये नीचे लाइन में होता, ये तीनों ऊपर लाइन में होता, तो 12 ओम पर आप बी बना देते नीचे की तरफ इस टाइप से। फाइन, आगे बढ़ो। अब यहाँ इसने कुछ और नहीं बोला है हमसे, डायग्राम तो आपका रीड्रॉ हो गया। अमीटर बन गया ए से, वोल्टमीटर बन गया बी से। पॉजिटिव नेगेटिव का बेसिस ध्यान रखना आप, कभी सही होगा। अब जो बोला है ना इसने, उसके अकॉर्डिंग आगे व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड द वोल्टमीटर। अमीटर वोल्टमीटर में ना जो रीडिंग्स है बच्चों, उसके मार्क करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस, इन सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताने हैं। तो आप देखिए 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें बच्चों? रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो ये प्लस ये, इट मींस 5 8 12, बच्चों कितना हो जाएगा? 25 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम। एंड अगली बात कर रहा है रीडिंग्स में, देखो मैंने कहा रेजिस्टेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। करंट I इक्वल्स टू बी अपॉन आर जानते हैं, क्योंकि बेटा फॉर्मूला इसका बताया मैंने, बी इक्वल्स टू आई आर। बच्चों आई निकालना है, बी आपके पास जो बी है ना, वो टोटल बी कितना है? 6 वोल्ट। तो 2 2 2 आप सबको क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे, है ना? तो 6 अपॉन आर कितना है? 25। बिकॉज ये देखो ये भी सीरीज में ही है, वोल्टेज भी सीरीज में, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएंगे? बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका ऐसे बच्चों डिवाइड करेंगे, पॉइंट कितना हो रहा है? 60 टू द 100। और आई का क्या होता है? एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? करंट आई इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर। बच्चों अब आती है तीसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अब जरा समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस बी किसके अक्रॉस में है? 12 के अक्रॉस में। तो आपको 25 रेजिस्टेंस यूज नहीं करना, 25 रेजिस्टेंस यूज नहीं करना। कितना यूज करना है? ओनली 12 यूज करना। ये इसकी खासियत है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, फिर से वही बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई आर, आई कितना निकाला हमने? क्योंकि देखो करंट तो सबके थ्रू फ्लो कर रहा है, जो करंट यहाँ से जाएगा वो 12 ओम में भी जाएगा। कितना है? 0. और रेजिस्टेंस बच्चों कितना यूज करेंगे? नॉट 25,
कितना यूज करेंगे? 12 यूज करेंगे बेटा। 12 होगा 8 होता है, और 12 टू 24 और 4 28 होता है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 वोल्ट। आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों, है ना? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना आने वाला है? 10। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 0.288 वोल्ट। ये हमारा आंसर। ये सवाल अक्सर जो स्टूडेंट है ना वो डायग्राम को रीड्रॉ करके ही छोड़ देते हैं, इतना लिया और छोड़ दिया। उनको लगता है नंबर पूरे आएंगे, और एग्जामिनर नंबर को काट लेता है। क्यों काट लेता है? मैंने आपको बोला, सवाल में उसने हमसे बोला है टोटल रीडिंग निकालिए। टोटल रीडिंग निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन क्या क्या करना पड़ेगा? आर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, V का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और I का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। R क्या है? रेजिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है? करंट। ये हमारा सवाल था बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एरर हुआ, करेक्ट करो। इसका 2 पॉइंट बाद 2 लिख बाद लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 2.10 मतलब 2.88। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। नॉट 0.288, इसका आंसर रहेगा 2.88 वोल्ट। ये इसका असली आंसर है, आप समझ गए। और फिर आप समझदार तो वही 10th में आए, जानते हो।